ये वीडियो 1 नवंबर 2024 का है। वीडियो के 5 दिन बाद ही राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। डेमोक्रेट कमला हैरिस की हार हुई। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पहुंचे, राष्ट्रपति बने। कंधों पर करीब 34 करोड़ अमेरिकियों की जिम्मेदारी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वही साल 2016 वाली लाइन पकड़ी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाओ। तो अगर हम मान के चलें कि अमेरिका ग्रेट नहीं है, तो फिर उसे ग्रेट बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जानने के लिए 8 अप्रैल यानी बीते रोज का उनका एक बयान सुनिए। दुनिया भर से लीडर्स मुझे फोन लगा रहे हैं। दे आर किसिंग माय एस। डील करने के लिए मर रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज प्लीज सर डील कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के जोखिमों को पकड़कर चलें तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि दुनिया भर से लीडर्स उन्हें फोन लगा रहे हैं और चाटुकारिता कर रहे हैं, डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज श्रीमान डील कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ पर व्यापार से जुड़ी डील की बात हो रही है जिससे टैरिफ का असर खत्म हो जाए। लेकिन व्यापार को अभी छोड़ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा की बात करते हैं। ट्रंप ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, किस माय एस। और जब देश दुनिया पर अंडमन टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने ऐसा कहा तो लोगों को कुछ कहानियां याद आईं। याद आए अमेरिका के महान टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकेनरो, जिन्होंने एक दर्शक से गुस्से में यही कहा था। अमेरिका के ही बास्केटबॉल कोच बॉब नाइट भी याद आए, जिन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे उल्टा दफनाया जाए ताकि मेरे आलोचक, माई क्रिटिक्स कैन किस माई एस। साथ ही याद आया एक ट्रिविया, बॉब नाइट ट्रंप के फेवरेट हैं। 14 मार्च को एक भाषण में उन्होंने 10 मिनट तक बॉब की प्रशंसा भी की थी। ये तो किस माय एस के कुछ रोचक रेफरेंसेस थे इतिहास के। बात जब ट्रंप पर वापस आई तो खोदने वालों ने उनके पुराने भाषण भी खोदे। पता चला कि संतरी रंग के बालों वाले ट्रंप की भाषा बहक करके अमेरिका से मेक्सिको तक चली जाती है अक्सर, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो कई बार व्याकरण और भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर विष्ठा विमन करते रहे हैं। 27 अक्टूबर 2024 की तारीख को ही चलिए, इस दिन उन्होंने चीन के लिए इसी फ्रेज का इस्तेमाल किया था। तब वो चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। How stupid are you? तुम कितने मूर्ख हो जो इस तरह की रिपोर्ट निकाल रहे हो। ऐसी रिपोर्ट क्यों निकालते हैं जिसमें लिखा होता है ट्रंप झूठा है? नहीं नहीं, मैं बहुत समझदार हूं। ऐसी रिपोर्ट्स मत निकालें, ये सच नहीं है। We would kick their ass। ये सच नहीं है। इस पूरे चुनाव कैंपेन में वो अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को लाइंग कमला बुलाते, झूठी कमला। यहां तक तो फिर भी ठीक है, एक रैली में उन्होंने कमला को शिट वाइस प्रेसिडेंट कह दिया। We can't stand you. You're a shit vice president. हम तुम्हें सह नहीं सकते। यू आर ए शिट वाइस प्रेसिडेंट। कमला तुम सबसे ज्यादा बुरी वाइस प्रेसिडेंट हो। तुम्हें निकाला जा रहा है, यहां से दफा हो जाओ। Fired. Get out of here. पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्रुक्ड बाइडेन और स्लीपी बाइडेन बुलाया। क्रुक्ड यानी मुड़ा तुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, कपटी, और स्लीपी यानी सुस्त। 2019 में जब वो राष्ट्रपति थे और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के, उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बुलशिट। ये तब की बात है जब ट्विटर हुआ करता था, एक्स नहीं। 8 जनवरी 2021 को ट्विटर ने यूएस कैपिटल पर ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया। कारण गिनाए कि ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़का सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने अपनी आंटी से पैसे ढीले किए, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिवेट किया, उसका नाम ट्रुथ सोशल। एलॉन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर खरीद करके उसको एक्स बना दिया, ट्रंप की वापसी वहां करवा दी। लेकिन ट्रंप का भरोसा नहीं बना, लिहाजा ज़्यादा पढ़ना लिखना अपने ट्रुथ सोशल पर ही उनका चलता रहा। आप इस ट्रुथ सोशल पर जाकर उनकी पोस्ट खंगालेंगे तो हेल, शिट, बुलशिट जैसे शब्द आसानी से आपको मिल जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की रैलियों में ट्रंप ने अब तक कम से कम 1787 बार गालियां दी हैं। इसमें वो हल्की गालियां भी शामिल हैं, जैसे डैम और हेल। भारी वाली को तो छोड़ ही दीजिए। खैर, ये तो उनकी जुबान की बात हुई। अब उनकी कमान की बात करते हैं और फिर से जिक्र लेकर के आते हैं टैरिफ का। आज 9 अप्रैल है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के लागू होने के लिए तयशुदा दिन। अब ये टैरिफ लागू भी हो चुके हैं। आपको पता ही है कि इस लिस्ट में भारत पर 26% टैरिफ लगा है। इसके अलावा अमेरिका के दोस्त, दुश्मन, सगे संबंधी सब पर इन टैरिफ्स की गाज गिरी है।
चीन पर जुड़ते जुड़ते ये टैरिफ 104% तक पहुंच गया है। अब चीन से इसका जवाब कैसे आएगा? क्या हम एक ग्लोबल ट्रेड वॉर में कूदने से चंद कदम दूर हैं? इन्हीं सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप टीम में अंदरूनी फूट की खबरें भी आ रही हैं। खबर है कि एलन मस्क इन टैरिफ से खुश नहीं है। हाल के दिनों में ट्रंप को व्यापार से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने वाले पीटर नवारो और मस्क के बीच तनातनी सार्वजनिक तौर पर जाहिर हुई है। तो आज के शो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म होने के बाद रुख करेंगे भारत बांग्लादेश रिश्तों का, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बांग्लादेश का कई देशों के साथ व्यापार खतरे में पड़ सकता है। एक एक करके सारी बातें होंगी, लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा ली जाए। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो पहले रिकैप कर लेते हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान किया। यह फैसला दशकों पुरानी अमेरिकी ट्रेड नीति से उलट था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी शेयर बाजार डगमगा गए। 3 बड़े सूचकांकों में बीते हफ्ते में 5% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। ये 2020 की महामारी के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही थी, लेकिन ट्रंप की अपनी टीम में दरार वाली बात बाजार की हालत के पीछे छिप गई। सबसे खुला टकराव एलन मस्क और पीटर नवारो के बीच देखने को मिला। पीटर नवारो ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं और टैरिफ वाले प्लान के असली मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि मस्क अपनी कंपनियों के साथ अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE को संभाल रहे हैं। जब से ट्रंप के टैरिफ लागू हुए हैं तब से पीटर नवारो पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रंप के इस प्लान का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने 3 अप्रैल को अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN पर कहा कि बाजार नीचे जाएगा लेकिन जल्द ही उभरेगा। ट्रंप के कार्यकाल में डाउ 50,000 तक पहुंचेगा। उस वक्त डाउ 39,000 से नीचे था। बता दें कि डाउ जोन्स अमेरिकी ट्रेड बाजार का एक सूचकांक है, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूज़र ने नवारो का ये वीडियो रीपोस्ट किया और उनके हार्वर्ड इकोनॉमिक्स PhD की ओर इशारा किया। एलन मस्क ने इस पोस्ट का जवाब दे दिया। जवाब में लिखा कि अ PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड इज अ बैड थिंग नॉट अ गुड थिंग, यानी ये डिग्री फायदा नहीं नुकसान की बात है। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। मस्क ने सीधे सीधे नवारो की पूरी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन यहाँ लड़ाई सिर्फ डिग्री की नहीं थी, ये लड़ाई अमेरिका के व्यापारिक भविष्य को लेकर के 2 अलग अलग रास्तों की थी। कैसे? 5 अप्रैल को मस्क ने इटली के डेप्यूटी PM मत्तेओ साल्विनी के साथ एक वीडियो कॉल में कहा कि यूरोप और US के बीच 0 टैरिफ होना चाहिए, मतलब एक तरह का ट्रांस अटलांटिक फ्री ट्रेड जोन बने जिसमें यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के उत्पादों पर कोई शुल्क ना लगाएं। जबकि ट्रंप उसी दिन EU पर 20% टैरिफ का ऐलान कर चुके थे। यानी मस्क और ट्रंप अब खुल करके 2 अलग अलग मोर्चों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले 26 मार्च को ट्रंप ने 25% का टैरिफ कार इंपोर्ट और ऑटो पार्ट्स पर लगाया। मस्क ने इस पर एक टिप्पणी की थी और लिखा कि टैरिफ इम्पैक्ट ऑन टेस्ला इज स्टिल सिग्निफिकेंट, यानी मस्क की कार कंपनी टेस्ला को भी इसकी मार झेलनी पड़ेगी। उनकी चिंता वाजिब थी। 2025 के पहले 2 महीनों में उनके कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 49% गिरी है। मार्च 2025 में टेस्ला ने अमेरिकी सरकार को एक पत्र भी लिखा था। उसमें साफ कहा कि जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान इलेक्ट्रिक कार सेक्टर को होता है। लेकिन ट्रंप के संगी पीटर नवारो के कान पर जू नहीं रहेगी। उल्टा पब्लिक फोरम पर अपने सहयोगी एलन मस्क को रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि मस्क को लगता है कि वो सब कुछ खुद करता है, लेकिन असल में वो एक असेंबलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं, यानी बनाता नहीं है। अलग अलग पार्ट्स जोड़कर असेंबल करता है। वो चाहता है कि सस्ते पार्ट्स चीन से आएँ, यूरोप से आएँ और यहाँ असेंबल हो। हम ऐसा अमेरिका नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम सामान यहीं बनाएं। इस पर एलन मस्क ने पलटवार किया। एक्स पर उन्होंने नवारो को लिखा, इस पर जवाब दिया। उन्होंने नवारो के लिए मोरॉन शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कहा कि नवारो सनकी हैं और वो जो कुछ कहते हैं वो निरा झूठ होता है। और फिर एक एक डेटा के साथ बताया कि टेस्ला अमेरिका की सबसे ज़्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कार कंपनी है, यानी सब कुछ इन हाउस होता है, अमेरिका में होता है।
लेकिन ये सिर्फ दो बड़े नामों की भिड़ंत नहीं थी। जानकारों ने कहा कि ये ट्रंप की पूरी टीम के भीतर टकराव की झलक है। मस्क और नवारो से इतर भी उदाहरण हैं। 6 अप्रैल की तारीख को चलिए, इस दिन कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने कहा कि 10% बेसलाइन टैरिफ अभी कई हफ्तों तक जारी रहेगा। ये बेसलाइन टैरिफ क्या है, हम दुनियादारी के पुराने एपिसोड में विस्तार से आपको समझा चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। तो जब कॉमर्स सेक्रेटरी ने बेसलाइन टैरिफ की बात की तो उसी दिन ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने NBC न्यूज़ पर कहा था कि 50 से ज़्यादा देश हमारे पास बातचीत के लिए आ चुके हैं। वहीं एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंग से जब CNN पर जेक टैपर ने पूछा कि क्या ये टैरिफ स्थायी रहेंगे, बने रहेंगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। यानी किसी के पास स्पष्ट रोड मैप नहीं है, तस्वीर बहुत धुंधली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक ओर ट्रंप टैरिफ के जरिए घरेलू उद्योग को ताकत देने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके घर में ही फूट, कंफ्यूजन और एक दूसरे का अपमान क्यों हो रहा है? ऐसे एपिसोड क्यों हो रहे हैं? इस स्थिति को कैसे समझें, सुनते हैं एक्सपर्ट से। ट्रंप को शायद ये लग रहा है कि दुनिया में ये टैरिफ का तलवार दिखा के वो उनसे डील करेंगे, और वो डील करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी इकोनॉमी आहत नहीं होगी। अमेरिकी इकोनॉमी आहत होगी, हो रही है। स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं, डॉलर के रेट कम हो रहे हैं, बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ रहे हैं, जो रेयरली होता है। यानी कुछ तो कहीं खिचड़ी पक रही है, जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई लेके भी जो एक बैलेंस रहता है वो भी बिगड़ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आप मान लें 2 महीने से 3 महीने के बीच, ट्रंप डील करेंगे, और वैसे राज्यों से डील करेंगे जिनके साथ, खासकर चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे देश, बांग्लादेश, जिनसे आयात बहुत ज्यादा होता है अमेरिका में और निर्यात बहुत कम होता है। और उनसे भी नेगोशिएट करके ये कहेंगे कि आप अपनी जो घरेलू उत्पादन की चीजें हैं वो हमसे खरीदिए, और हम वो टैरिफ बैरियर्स जो लगा है उसको कम करेंगे। तो ये कुछ दिनों की बात है। रही दूसरी बात, जो उनके आंतरिक मतभेद हैं। देखिए, इलॉन मस्क ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया है कि वो चाहते हैं कि कम से कम यूरोप से जीरो टैरिफ बैरियर, यानी वो टैरिफ बैरियर यूरोप से नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जो आयातित सामान है, जो टेस्ला में भी लगाए जाते हैं, वो बहुत सारे यूरोप से भी आते हैं। तो उनको शायद लग रहा है कि टेस्ला की कार्स जो हैं, या जो स्पेसएक्स में जो टेक्नोलॉजी या जो हार्डवेयर यूज होता है, उनके दाम कम होंगे। तो वहां तो मतभेद है ही। पीटर नवारो के खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके काफी उल्टा सीधा उनको कहा है। तो वो कहते हैं कि उसमें ज्यादातर सामान अमेरिकी लगते हैं, यानी टेस्ला के भी प्राइस बढ़ सकते हैं। तो एक मतभेद तो है। आने वाले दिन बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खासकर, ये बहुत एक डिफिकल्ट टाइम होगा। कई सारी चीजें बदल सकती हैं, अमेरिका पे विश्वास उठ सकता है, अमेरिकी लोगों का उनके सरकार पे विश्वास उठ सकता है, और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हो ही रहे हैं। अब टीम ट्रंप के अंदरूनी फूट का मुद्दा एक बार किनारे करिए और दुनिया की फूट पर नजर डालिए। फिर उसी तारीख का जिक्र आएगा, 2 अप्रैल की तारीख। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। अब ये शेर तो ट्रंप के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने टैरिफ वाला मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे कहा। ऐलान किया कि अब अमेरिका अपने सारे व्यापारिक साझेदारों पर कम से कम 10% टैक्स तो लगाएगा ही। इसके अलावा जिन देशों का अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट है, उन पर टैक्स और ज्यादा लगेगा। ट्रंप ने इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली। अजीबोगरीब गुणागणित से बने आंकड़े उस पर लिखे हुए थे। 5 अप्रैल को 10% का कम से कम वाला बेसलाइन टैक्स लागू हो गया। दुनिया भर के शेयर बाजार अभी इस झटके से उबर ही रहे थे कि 9 अप्रैल यानी आज आधी रात से दर्जनों देशों पर 10% के बाद वाले टैक्स भी लागू हो गए। किस पर कितना टैरिफ लगा है हम आपको बता चुके हैं। आज मुख्य तौर पर ध्यान देंगे भारत और चीन पर। ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ लगाया। 20 पहले से ही लगा हुआ था, मिलजुल कर 54% हो गया। चीन ने तुरंत पलटवार किया, अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया। चीन के ऐलान से ट्रंप का गुस्सा और बढ़ा। 6 अप्रैल को चीन ने टैरिफ वापस नहीं लिए और 50% टैरिफ बढ़ा देंगे ऐसी धमकी दी। धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो अमेरिका ने ऐसा कर भी दिया, और अब चीन पर पहले का 54 प्लस अभी का 50 बराबर 104% टैरिफ लग गया। सामान का दाम जस्ट दोगुना हुआ तो चीन की प्रतिक्रिया आई। चीनी लोगों का विकास का कानूनी अधिकार कोई नहीं ले सकता। चीन की संप्रभुता, सुरक्षा
और विकास को कोई नहीं छीन सकता। हम अपने वैध अधिकारों और हितों को बचाने के लिए मजबूत कदम जारी रखेंगे। इस बीच चीन में भी आंतरिक हलचल तेज हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी बीजिंग में एक टॉप लेवल इकोनॉमिक मीटिंग बुलाई गई है। मकसद है अर्थव्यवस्था को संभालना और शेयर बाजार में स्थिरता बनाए रखना। ये तो चीन की बात हो गई। अब बात करते हैं भारत की। भारत की ओर से अब तक कोई आक्रामक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। 9 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक चैनल के समिट में इससे जुड़ा एक बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने पर सहमति बनी है। हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। यानी सीधा संदेश है कि भारत टकराव नहीं, सहयोग का पक्षधर है। लेकिन अगर बात बनेगी नहीं तो भारत क्या करेगा, कौन से विकल्प तलाशेगा? इस सवाल का जवाब हम जानकार से पूछेंगे, लेकिन इसके पहले एक खबर और सुनिए जो इसके जवाब से जुड़ी है। चीनी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अप्रैल को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर अपना पहला बयान दिया। जिनपिंग ने कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे और उनके साथ सप्लाई चेन को बेहतर बनाएंगे। कुल मिलाकर साफ सीधी बात यह कि पड़ोसी देशों से नजदीकी बढ़ाएंगे। यानी संभावना है कि भारत का भी नंबर इसमें आ सकता है। हमने जानकार से पूछा कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या ऐसे समय में भारत और चीन व्यापारिक क्षेत्र में करीब आ सकते हैं? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं, लेकिन जो उनके प्राइमरी डिफरेंसेस थे, जो उनकी मूल अंतर था, वो कम नहीं हुआ। यानी राजनीतिक प्रश्न पे अभी भी हम उनसे सहमत नहीं है बहुत चीजों पे। लेकिन जो बयानात अभी तक आए हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि भारत और चीन ड्रैगन और एलिफेंट को डांस करना है, जैसी बात कही गई है चीनी मीडिया में और चीनी स्पोक्समैन द्वारा। तो देख के यही लग रहा है कि अभी इस दौर में जो बड़ा अनिश्चित सा दौर है, उसमें भारत और चीन बहुत करीब तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने आर्थिक संबंध जो है वो बिगड़ने नहीं देंगे। पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अमेरिका से निगोशिएशन करेंगे, जो भारत का स्टैंड है, और हम चाहेंगे कि वो टैरिफ बैरियर्स जो बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। यानी वो भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि भारत के साथ जो उनके संबंध है, अमेरिका के साथ जो उनके संबंध है भारत का, एटलीस्ट अर्थव्यवस्था में, वो बिगड़े नहीं। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि बाकी देश क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने 8 अप्रैल वाली स्पीच में कहा था कि 70 देशों ने अमेरिका से बातचीत की राह चुनी है। जापान और साउथ कोरिया से बातचीत शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि जापान मिलिट्री के क्षेत्र में भी अमेरिका का साझेदार है। संभवतः इसलिए उसने व्यापारिक क्षेत्र में टकराव नहीं चुना और राजनयिक रास्ता अपनाया है। जापान का एक प्रतिनिधि मंडल अब अमेरिका भेजा जा रहा है। वो ट्रंप टीम से बातचीत करेगा, रियायतें निकालने की, छूट हासिल करने की कोशिश करेगा ताकि टैरिफ के असर से बचा जा सके। दूसरी तरफ यूरोप पसोपेश में है। उनके लिए भी 20% टैरिफ कोई छोटा झटका नहीं है, लेकिन वो खुलेआम जवाब नहीं दे रहे हैं। सोच विचार जरूर चल रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस नई उलझन को अलग अलग तरीकों से हैंडल करने की कोशिशें कर रही हैं। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी भारत बांग्लादेश रिश्तों से जुड़ी है। भारत ने भारतीय जमीन से होकर गुजरने वाली बांग्लादेश की ट्रांस शिपमेंट सुविधाओं पर रोक लगा दी है। इनके सहारे ही बांग्लादेश नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों से व्यापार करता था। 8 अप्रैल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स या CBIC ने एक नया आदेश जारी किया। इसके तहत CBIC ने 29 जून 2020 के अपने एक पुराने आदेश को रद्द कर दिया। पुराने आदेश के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत से होते हुए दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। नए आदेश के लागू होने के बाद भी जो सामान पहले से ही भारत की सीमा पार कर चुके हैं उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन ये प्रतिबंध अहम क्यों हैं? दरअसल बांग्लादेश की 4427 किलोमीटर के बॉर्डर में से 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। बाकी की सीमा म्यांमार से लगती है, जो महज 271 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सिर्फ एक पतले से जमीनी रास्ते से जुड़ सकते हैं और ये पतली सी जमीन भारत की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, ये रास्ता भारत के लिए भी अहम है क्योंकि चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। खैर, बांग्लादेश के व्यापार के लिए चिकन नेक बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी रास्ते बांग्लादेश के कार्गो शिप नदी और सड़कों के रास्ते नेपाल और भूटान पहुंचते हैं। मतलब भारत ने अगर इस आवाजाही पर रोक लगाई तो नुकसान केवल बांग्लादेश का ही नहीं होगा बल्कि नेपाल और भूटान भी इसकी चपेट में आएंगे। दोनों ही लैंड लॉक्ड हैं।
मतलब चारों ओर से ज़मीन से घिरे हैं। क्योंकि समुद्री सीमा नहीं लगती, ऐसे में बांग्लादेश से व्यापार करने का उनका इकलौता जरिया भारत है, और अगर भारत ने हाथ खींचे तो इन देशों का बांग्लादेश के साथ व्यापार बाधित हो जाएगा। बांग्लादेश के व्यापारियों को इन देशों तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता लेना होगा। फिर भारत ने ऐसा किया क्यों है? भारत के व्यापारी, खासकर जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं, लंबे समय से इन सुविधाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या APC के चेयरपर्सन सुधीर शेखरी के मुताबिक रोज करीब 20 से 30 भरे हुए ट्रक बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचते हैं। इसकी वजह से रोड और हवाई दोनों ही ट्रैफिक में बाधा आती है। हवाई यात्रा के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही बांग्लादेश कपड़ा व्यापार में भारत का एक कॉम्पिटिटर भी है। वजह एक और बताई जा रही है, बांग्लादेश का चीन के करीब जाना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने ही चीन का दौरा किया। वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कह दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और उस इलाके में समुद्र का इकलौता दरबान बांग्लादेश है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश की स्थिति का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित भी किया था। यूनुस के बयान की भारत में खूब निंदा हुई थी। अब भारत का ये कदम यूनुस के लिए एक जवाब की तरह भी देखा जा रहा है। दूसरी सुर्खी है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी आर्मी ने 2 चीनी नागरिकों को रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए पकड़ा है, वो भी रूस के कब्जाए यूक्रेनी इलाके दोनेत्स्क से। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनके पहचान पत्र और बैंक कार्ड्स बताते हैं कि वो चीन से हैं। ज़ेलेंस्की ने ये सारी जानकारी प्लेटफॉर्म X पर एक एक करके पोस्ट की है। साथ ही एक वीडियो भी अटैच किया है। इसमें आरोपी चीनी नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां हैं और वो चीन में बोली जाने वाली मैंडरिन भाषा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक रूस के लिए लड़ रहे चीनी नागरिकों का आंकड़ा 2 से कहीं ज़्यादा है। साथ ही रूस पर आरोप लगाया कि चीन या दूसरे देशों का रूस की जंग में सहयोग करना दिखाता है कि रूस शांति नहीं चाहता, बल्कि जंग को जारी रखने के तरीके खोज रहा है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि चीन के सिपाहियों का रूस के लिए लड़ना चीन के शांति के समर्थन पर सवाल खड़े करता है। ये पहली बार है जब चीन पर यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को सैनिक मुहैया करा रहा है। चीन ने ज़ेलेंस्की के दावों को बेबुनियाद बताया है। रूस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनवरी में यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूसी सेना में लड़ते हुए पाने का दावा किया था, लेकिन इस बार बात अलग है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का रूसी इलाके कर्स्क में हमारे खिलाफ लड़ना और चीन का हमारी ही ज़मीन दोनेत्स्क पर हमारे खिलाफ लड़ना दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। रूस और चीन के बीच गहरे रिश्तों के बावजूद चीन ने रूस यूक्रेन जंग में हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की है और रूस को हथियार और सैनिक मुहैया कराने के आरोपों को नकारा है। तीसरी सुर्खी की कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। करीब 10 साल पहले की बात है, तारीख 27 अप्रैल 2015। इनकम टैक्स के अफसरों ने संजय भंडारी नाम के शख्स के घर पर छापा मारा। आरोप था कि संजय के नाम अवैध संपत्ति है। गिरफ्तारी के वक्त संजय ने सिम कार्ड तोड़ दिया। अपने कॉन्टैक्ट्स को सेफ रखने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट इतनी तगड़ी की, छापेमारी के बाद उसके 2 आदमी प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। प्रस्ताव रखा कि सारी जानकारी दे देंगे, बस संजय पर कोई कार्रवाई ना की जाए। संजय पर आरोप था कि उसके नाम जो बेनामी संपत्ति है उसके असली मालिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं। तो संजय के प्रस्ताव पर कोई सुनवाई नहीं हुई। संजय को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल संजय डिफेंस मिनिस्ट्री और हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियों के बीच का काम करता था। इसके लिए उसने एक कंपनी खोली, उसका नाम रखा ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस। 2010 में संजय ने कंपनी बनाई थी। कम ही समय में खूब मुनाफा कमाया। लोगों का दावा है कि तब से ही संजय के सर पर रॉबर्ट वाड्रा का हाथ था। धीरे धीरे 1 से 7 कंपनियां खोल ली। फिर खबर लगी कि संजय की कंपनी में आए 69 करोड़ रुपए हवाला ऑपरेटर दीपक अग्रवाल के अकाउंट से आए हैं। दीपक पर अलग से एक केस चल रहा था जिसमें उस पर आम आदमी पार्टी के लिए गैर कानूनी ढंग से फंडिंग लेने का आरोप था। फिर IT की छापेमारी के बाद इससे जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए। संजय ने कई सबूत मिटा दिए थे, लेकिन उसके और रॉबर्ट वाड्रा के बीच कई ईमेल मिले। डिफेंस मिनिस्ट्री की कई खुफिया जानकारी शेयर करने के भी सबूत मिले, लेकिन संजय को बेल मिल गई और वो गायब हो गया। बाद में पता चला कि संजय तो लंदन में बैठा है। 2020 में भारत सरकार ने संजय के खिलाफ लंदन में 2 प्रत्यर्पण याचिकाएं लगाईं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और दूसरी टैक्स की चोरी के लिए। फिर 28 फरवरी को कोर्ट का ऑर्डर आया, कहा कि तिहाड़ जेल संजय के लिए सेफ नहीं है, वहां उसको बुरी तरह पीटा जा सकता है, मारा भी जा सकता है, इसलिए हम संजय को वापस भारत नहीं भेज सकते। इसी ऑर्डर के खिलाफ भारत सरकार ने इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की मांग की, जिसको खारिज कर दिया गया। मतलब अब भारत सरकार के पास संजय को वापस भारत लाने का कोई विकल्प नहीं है। दिन की अन्य खबरों के लिए
न्यूज़ रूम चलते हैं। टैरिफ वॉर अब और भी तेज़ हो गई है। इसमें आज यानी 9 अप्रैल को 2 बड़ी अपडेट्स आई हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। 9 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 84% का नया टैरिफ लगाया है। 10 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। अमेरिका से आने वाले तमाम जितने भी सामान उसमें आएंगे सब पर यह टैरिफ लगाया जाएगा और अब तक इसे 34% होना था, लेकिन ट्रंप ने 8 अप्रैल को चीन पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया, जिसके बाद अब चीन ने भी इस पर फैसला लिया है और चीन पर अब ट्रंप सरकार का कुल टैरिफ हो गया है 104। तो इसी तरह अब चीन ने भी 34% से 50 उसमें प्रतिशत और बढ़ा दिया और उसको मिलाकर 84% टैरिफ कर लिया है। चीन ने भी साफ कर दिया है कि हर अमेरिकी वॉर का जवाब सीधे उसी तर्ज पर दिया जाएगा। दूसरी अपडेट के लिए अब चलते हैं पश्चिम की ओर, वेस्ट में, जहां पर यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने आज एक पलटवार किया है इसी टैरिफ वॉर में और इस ट्रेड वॉर में अपनी मौजूदगी ईयू ने भी दर्ज करवा दी है। ईयू के 27 देश होते हैं और पूरे 27 देशों ने सर्वसम्मति से $23 अरब के अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क लगाने का फैसला ले लिया है, उसको मंजूरी भी दे दी गई है। अमेरिका से आने वाले जो भी सामान अब आएंगे, इसमें पूरा जैसा आंकड़ा हमारे सामने वो $23 अरब का उस पर ये लगाया जाएगा। मार्च में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैक्स लगा दिया था। उसी के जवाब में अब ईयू ने कदम उठाया है। ईयू ने बताया कि ये टैक्स, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने, इसने बताया कि ये टैक्स 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें से पहला होगा 15 अप्रैल को, दूसरा होगा 15 मई को और तीसरा होगा 1 दिसंबर को। हालांकि ईयू ने यह भी दोहराया है कि वो भी अब किसी भी बातचीत को या फिर संतुलित कोई भी समाधान अगर निकाला जाता है तो उसको करने के लिए तैयार है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।